महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, पृथ्वी एक विशाल ब्रह्मांडीय रंगमंच पर एक बहुत छोटा सा मंच है। लेकिन इस छोटे से मंच पर भी ना बदलाव लगातार होते रहते हैं। आज हम पृथ्वी पर हो रहे ऐसे ही एक बहुत बड़े एक विशाल भूगर्भीय बदलाव की गहराई में उतरेंगे और इसका विश्लेषण IDR यानी इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू में छपे एक लेख में भी किया गया है। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस है पूर्वी अफ्रीका, वहां जो भूगर्भीय बदलाव हो रहे हैं और एक नए महासागर के बनने की जो संभावना है उस पर। ये टॉपिक UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल, GS पेपर 1 में भू आकृति विज्ञान और करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और वैसे भी ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया कैसे बदल रही है। तो सवाल यही है, क्या अफ्रीका सच में दो हिस्सों में बंट रहा है? आइए इसी प्रक्रिया को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट सिस्टम ये आखिर है क्या? हाँ, तो ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फीचर है। मतलब जमीन पर एक बहुत लंबी दरार जैसी संरचना है। ये उत्तर में लाल सागर के छोर से शुरू होती है और दक्षिण में मोजाम्बिक तक फैली है, करीब 3500 किलोमीटर लंबी। 3500 किलोमीटर। जी, और असल में ये वो जगह है, वो सीमा है जहां अफ्रीका की मुख्य टेक्टोनिक प्लेट, जिसे नूबियन प्लेट कहते हैं, और दूसरी तरफ है सोमाली प्लेट। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, खिंच रही हैं। अच्छा, और ये किस रफ्तार से अलग हो रही हैं? क्या ये बहुत धीमी प्रक्रिया है? हाँ, आमतौर पे तो गति काफी धीमी है, मतलब करीब 0.8 सेंटीमीटर एक साल में। सिर्फ 0.8 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ही कम लगता है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम में ये बहुत मायने रखता है। पर इसमें एक पेंच है। बड़े इवेंट्स जैसे ज्वालामुखी फटना या बड़े भूकंप, वो इस धीमी प्रक्रिया को अचानक बहुत तेज कर सकते हैं। ओह, मतलब ये हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अचानक तेजी आ सकती है। शायद इसीलिए इथियोपिया का वो अफार क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है। लेख में उसका जिक्र बार बार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अफार क्षेत्र, जिसे अफार ट्रायंगल भी कहते हैं, वो वैज्ञानिकों के लिए एक समझिए खुली प्रयोगशाला है। दुनिया में ऐसी कुछ ही जगह हैं जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स एक जगह मिलती हैं, नूबियन, सोमाली और अरबी प्लेट। तीनों एक साथ? हाँ, और वहीं पर वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब महाद्वीप कैसे टूटता है, उसे लगभग लाइव देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और वहीं पर 2005 में वो हैरान करने वाली घटना हुई कि जिसने सबकी सोच बदल दी। जी हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। सितंबर 2005 में अफार रेगिस्तान में कुछ ही हफ्तों के अंदर जमीन में अचानक एक 35 मील यानी कोई 56 किलोमीटर लंबी दरार खुल गई। 56 किलोमीटर कुछ हफ्तों में? हाँ, और कई मीटर चौड़ी, और साथ में 420 से ज्यादा भूकंप भी आए। ये सच में अभूतपूर्व था। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़े बदलाव हैं, ये हमेशा लाखों साल नहीं लेते। सही समझिए आप। इस घटना ने यही दिखाया। पहले हम सोचते थे कि महाद्वीप का टूटना ये तो लाखों करोड़ों साल का काम है, लेकिन 2005 ने दिखाया कि जब तनाव एक सीमा तक बढ़ जाता है तो बड़े बदलाव कुछ दिनों या हफ्तों में भी हो सकते हैं। तो इसने एक टाइमलाइन को लेकर पूरी सोच ही बदल दी। हाँ, अब अनुमान है कि शायद पूरा अलग होने में कुछ लाख साल ही लगें, करोड़ों नहीं। तो आगे चलकर भविष्य में अफ्रीका के नक्शे पर क्या बदलाव दिख सकते हैं? क्या वाकई एक नया समंदर बनेगा वहां? हाँ, इसकी पूरी संभावना है। जैसे जैसे ये दरार बढ़ेगी, चौड़ी और गहरी होगी, तो अफ्रीका का जो पूर्वी सींग वाला हिस्सा है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती जैसे देश हैं, वो मुख्य महाद्वीप से कटकर अलग हो सकता है। एक बड़ा द्वीप बन जाएगा। एक नया द्वीप, महाद्वीप? हाँ, या एक छोटा महाद्वीप कह लीजिए। और फिर इन दोनों के बीच की जो जगह है वो समंदर के पानी से भर जाएगी और करोड़ों साल बाद एक नया महासागर बन जाएगा। ये तो बहुत दूर की बात हुई, लेकिन अभी या आने वाले कुछ समय में इसका वहां के देशों पर क्या असर पड़ेगा? खासकर वो देश जो अभी लैंडलॉक्ड हैं, मतलब जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, भौगोलिक रूप से तो सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, इनकी कोस्टलाइन तटरेखा पूरी बदल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद उन देशों के लिए होगा जो अभी स्थलरुद्ध हैं, जैसे युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, यहां तक कि शायद जाम्बिया भी। उनको क्या फायदा होगा? उन्हें समंदर तक सीधी पहुंच मिल सकती है। सोचिए जरा, अगर युगांडा का अपना समुद्री तट हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, नए बंदरगाह बनेंगे, नए व्यापार के रास्ते खुलेंगे,
पूरी रीजनल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स बदल सकती हैं। ये यूपीएससी में आईआर के लिहाज से भी सोचने वाली बात है। सही कहा। अच्छा, ये जो सब हो रहा है इसके पीछे असल ताकत क्या है? मतलब ये खिंचाव क्यों हो रहा है? इसके पीछे मुख्य वजह है पृथ्वी के मेंटल यानी अंदरूनी परत से ऊपर उठता हुआ बहुत गर्म पिघला हुआ पत्थर, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा एक बड़े ढेर के रूप में, जिसे मैग्मा प्लूम कहते हैं, ऊपर उठता है तो ये ऊपर की परत यानी क्रस्ट पर दबाव डालता है, उसे कमजोर करता है, फैलाता है। अच्छा, तो नीचे से प्रेशर आ रहा है। हाँ, और इसी खिंचाव से प्लेटें अलग होते हैं, दरारें बनती हैं। और यहाँ तो 3 प्लेटें हैं, नूबियन, सोमाली और अरबी। ये तीनों अलग अलग रफ्तार से चल रही हैं। अरबी प्लेट सबसे तेज है, करीब 1 इंच हर साल अफ्रीका से दूर जा रही है, जबकि नूबियन और सोमाली प्लेटें एक दूसरे से थोड़ी धीमी गति से अलग हो रही हैं, लगभग 0.2 से 0.8 इंच प्रति वर्ष। तो इन सब की मिलीजुली ताकत से ये रिफ्ट बन रहा है। जी, और यही रिफ्ट वैली आगे चलकर नए महासागर का बेस बनेगी, ठीक वैसे ही जैसे समंदर के बीच में मिड ओशियन रिज बनते हैं। और वैज्ञानिक इस सब पर नजर कैसे रख रहे हैं? इतनी धीमी और कभी-कभी तेज होने वाली प्रक्रिया को ट्रैक कैसे करते हैं? इसमें टेक्नोलॉजी बहुत काम आ रही है। वैज्ञानिक सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जीपीएस और इनसार जैसी तकनीकें। जीपीएस तो हम भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा सटीक वाला जीपीएस होता है। इनसे प्लेट्स की मूवमेंट को मिलीमीटर लेवल तक ट्रैक किया जा सकता है। ये डेटा हमें समझने में मदद करता है कि प्रक्रिया कितनी तेज है, भविष्य में कहाँ खतरा हो सकता है, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, और ये पूरा विभाजन कब तक हो सकता है, इसका बेहतर अंदाजा लगाने में भी मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर आईडीआर के इस लेख के विश्लेषण से हमने ये समझा कि पूर्वी अफ्रीका में एक बहुत बड़ा भूगर्भीय नाटक चल रहा है। ये धीमा है पर कभी भी तेज हो सकता है, जैसा 2005 में हुआ। और ये न सिर्फ अफ्रीका का नक्शा बदल देगा, बल्कि शायद लाखों साल बाद एक नया समंदर भी बना देगा। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातें याद रखें तो पहली, धरती स्थिर नहीं है, प्लेट्स हिलती रहती हैं। दूसरी, अफार क्षेत्र इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत खास है। तीसरी, ये बदलाव अचानक बहुत तेज भी हो सकते हैं। और चौथी, इसके दूर तक असर होंगे, भूगोल पर, अर्थव्यवस्था पर, और यहाँ तक कि उन देशों पर भी जिनकी आज समुद्र तक पहुंच नहीं है। और हाँ, ये जो हमने चर्चा की, ये आईडीआर में प्रकाशित लेख पर आधारित थी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये यकीनन एक जरूरी टॉपिक है, भू आकृति विज्ञान और करंट अफेयर्स दोनों में। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जब लाखों साल बाद ये नया महासागर सच में बन जाएगा, तो उस वक्त की दुनिया पर, वहाँ की इंसानी सभ्यता पर, मौसम पर और जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? कल्पना करना भी कितना रोमांचक है। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा और आप ऐसे और विषयों पर गहरी जानकारी चाहते हैं, तो हमें लाइक करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।